दोस्तों, एक ज़माना था जब अमेरिका में कार मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कॉम्पिटिशन था। ऐसे में एक स्वीडिश कार कंपनी वॉल्वो की जर्नी शुरू हो गई। साल 1959 आते-आते वॉल्वो कंपनी ने एक रिलायबल और रोबस्ट कंपनी के रूप में अपने नाम का दबदबा बना लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआती दिनों में वॉल्वो के ड्राइवर्स काफ़ी धीरे और संभल कर गाड़ी चलाते थे। वॉल्वो की गाड़ियाँ काफ़ी महंगी थी, उन्हें क्षति ना पहुंचे, शायद इसलिए भी वो ऐसा करते थे। लेकिन लोग वॉल्वो के ड्राइवर्स और ओनर्स पे हंसते थे। लोगों के इसी बात को पॉजिटिव फीडबैक समझकर वॉल्वो कंपनी ने अपने ब्रांड को सेफ्टी कार के रूप में पोजीशनिंग किया। इसके बाद कंपनी ने धीरे-धीरे एक बड़ा मार्केट शेयर अपने नाम किया। आज वॉल्वो एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है और पूरी दुनिया में एक फैमिली के लिए कार यानी कि सेफ्टी कार के रूप में उन्होंने अपना नाम बना लिया है। ये उन्होंने कैसे किया? पोजीशनिंग होती क्या है? एसटीपी मॉडल का यूज कंपनियां मार्केटिंग के लिए किस तरह से करती है? मार्केटिंग सेंस होता क्या है? क्या सिर्फ पैसा खर्च करने से मार्केटिंग होती है? आइए देखते हैं इन सभी सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप। Welcome to Trending Jagat. Like, comment, and subscribe. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारत इलिंजे और ट्रेंडिंग जगत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक्चुअली कहानी तब शुरू हुई जब वॉल्वो के एक इंजीनियर नील्स बोहलिन ने 3 पॉइंट सीट बेल्ट का आविष्कार किया था। बोहलिन का डिजाइन कार सुरक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। उसकी डिजाइन एक्सीडेंट्स के दौरान पैसेंजर्स को काफी प्रभावी ढंग से बचाती थी। वॉल्वो का सेफ्टी कार के रूप में ब्रांड बनने का जो सफर है वो एक आविष्कार तक सीमित नहीं था। कंपनी ने लगातार अपनी कारों में नए नए सुरक्षा फीचर्स शामिल किए। वॉल्वो ने एक डेडिकेटेड सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जहां पर रिसर्चर्स और इंजीनियर्स एक्सीडेंट्स का अध्ययन किया करते थे और लोगों की चोटों और मौतों को बचाने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित करने का काम शुरू किया। वॉल्वो को एहसास हुआ कि सिर्फ सबसे सुरक्षित कार्य होना ही काफी नहीं है। उन्होंने उनके रिसर्च और टेक्नोलॉजी प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने उनके मार्केटिंग अभियान क्रम्पल जोन, साइड इफेक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम और मजबूत केबिन जैसी सुरक्षा सुविधाओं को दिखाने में केंद्रित किए। उन्होंने अपनी कारों की सुरक्षा को साबित करने के लिए नाटकीय और वास्तविक जीवन से रिलेटेड एग्जीबिशंस आयोजित करना शुरू कर दिया। उसमें एक यादगार घटना वॉल्वो ड्रॉप टेस्ट थी, जहां पर एक क्रेन के जरिए कार को पलटा दिया जाता था। ये जो घटना थी, ये एक एक्चुअली एक्सीडेंट्स के आधार पर की गई थी, जहां पर यह दिखाया गया कि ऐसा एक्सीडेंट यदि फिर से होता है तो पैसेंजर्स या ड्राइवर्स को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। पिछले कुछ सालों में वॉल्वो ने और कुछ एडवांस्ड नए नए फीचर्स अपने कारों में बिठाए, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्वयं चलित ब्रेकिंग के साथ पैदल यात्री की पहचान और एडवांस्ड एयरबैग सिस्टम। उनका हर इनोवेशन ये साबित कर देता था कि सड़क पर सबसे सुरक्षित कारें सिर्फ वॉल्वो की ही है। वॉल्वो की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपना सबसे प्रतिष्ठित ड्राइव सेफली अभियान शुरू कर दिया था। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ टेक्निकल बातों पर केंद्रित करना नहीं था, लेकिन उपभोक्ताओं के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाना था। वॉल्वो के विज्ञापनों में उन परिवारों से दिल से निकले हुए टेस्टिमोनियल्स शामिल थे जिन्होंने वॉल्वो कार को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया था। जिस तरह से वॉल्वो कंपनी ने अपने कार को एज अ सेफ्टी कार पोजीशनिंग किया, उस तरह से BMW कंपनी ने अपने ब्रांड को एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस के रूप में पोजीशनिंग किया। फेरारी ने स्पीड के लिए, लेक्सस कंपनी ने लग्जरी कार के लिए और टेस्ला कंपनी ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पोजीशनिंग का मतलब आपके प्रोडक्ट को कहीं पर रखना, जैसे कि अलमारी में रखना या शोकेस में रखना, ये नहीं होता है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट पोजीशनिंग, इट्स ऑल अबाउट ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में एक इमेज बनाना है, एक परसेप्शन बनाना होता है। परसेप्शन का मतलब कंज्यूमर भावनाओं के आधार पर, अनुभवों के आधार पर और विश्वास के आधार पर आपके प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को किस तरह से देखता है, किस तरह से परखता है या किस तरह से समझता है। किसी भी कंपनी के ब्रांड का परसेप्शन एक स्पेसिफिक कैटेगरी से होता है और उस कैटेगरी को इमोशन से अटैच करने से होता है। पहले आपको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में लीडर बनना पड़ेगा। यदि कोई कैटेगरी खाली नहीं है तो सब कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी। यदि कोई सब कैटेगरी भी खाली नहीं है
तो आपको अपने ब्रांड के लिए एक अलग से कैटेगरी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर की दुनिया में सबसे आगे पहले कौन था? माइक्रोसॉफ्ट, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑफिस ऑटोमेशन हो, इंटरनेट हो, हर जगह सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही माइक्रोसॉफ्ट था। फिर गूगल ने वेब क्रॉलिंग सिस्टम बनाया और सर्च इंजन में टॉप किया। उसी तरह से फेसबुक ने सोशल मीडिया पर टॉप किया। अमेजॉन ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग में लीडर बन गए। इस तरह से अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग कैटेगरी में अपने आप को लीडर साबित किया, तब जाके उनका ब्रांड पोजिशनिंग हुआ और उनका नाम हुआ। पोजिशनिंग इज टू डिफरेंशिएट द ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर। लेकिन हमारे ब्रांड का परसेप्शन यानी कि धारणा ये अपने कॉम्पिटिटर के ब्रांड के परसेप्शन से बहुत अलग होनी चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि आप ये किस तरह से करेंगे? इसका जवाब है बाय गेटिंग इनटू द माइंड ऑफ कस्टमर बिफोर आवर कॉम्पिटिटर। मैं कैटेगरीज के कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हो गया। आप अपने ब्रांड को एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। आप ये बता सकते हो कि आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो परफॉर्मेंस या क्वालिटी ये अलग अलग कैटेगरीज हो गए। आप ब्रांड प्रेस्टीज ये भी कैटेगरी बना सकते हो, जैसे कि रोलेक्स की घड़ी ने किया। आप सबसे बढ़िया सर्विस या सबसे बढ़िया सर्विस सपोर्ट के रूप में अपना ब्रांड पोजिशनिंग कर सकते हो। देखो, पहले आपको एक अलग कैटेगरी अपने फील्ड में ढूंढनी पड़ेगी और फिर फास्ट मूव करके उस कैटेगरी में आपको लीडर भी बनना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह से हमने पोजिशनिंग क्या होता है, कंपनियां किस तरह से पोजिशनिंग करती है, ये एग्जांपल के साथ देखा। पोजिशनिंग एसटीपी मॉडल का एक पार्ट है। एसटीपी यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। पिछले वीडियो में हमने सेगमेंटेशन के बारे में देखा था। सेगमेंटेशन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है: डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। डेमोग्राफिक यानी एज, इनकम और जेंडर के आधार पर लोगों को डिवाइड करना। जियोग्राफिक यानी लोकेशन के आधार पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन, फॉरेन कस्टमर्स, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हो गए, अर्बन कस्टमर्स हो गए, या फिर लोकल कस्टमर्स, रूरल कस्टमर्स अलग। इस तरह से आप अपने कस्टमर को जियोग्राफिक तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तीसरा होता है साइकोग्राफिक, जैसे लाइफस्टाइल के आधार पर या वैल्यूज के आधार पर। चौथा होता है बिहेवियरल, यानी कि कस्टमर किस तरह से प्रोडक्ट्स का यूज करता है, उसकी आदतें क्या क्या है, वो कौन से पेमेंट मोड को प्रेफरेंस देता है। इस तरह से सेगमेंटेशन करने के बाद अपने को वो पर्टिकुलर सेगमेंट ढूंढना पड़ेगा या उसका चयन करना पड़ेगा जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, जो सेगमेंट प्रॉफिटेबल है। एसटीपी मॉडल का दूसरा पार्ट यानी कि टारगेटिंग, ये वो मार्केटिंग का तरीका है जिससे हम सेगमेंट्स का चयन करके उन लोगों को टारगेट करते हैं। और एसटीपी का जो तीसरा पार्ट है यानी कि पोजिशनिंग, वो हमने वॉल्वो के एग्जांपल से डिटेल में देखा। आइए अब देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां एसटीपी मॉडल का किस तरह से यूज करके अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती है। पहली है कोका कोला। सेगमेंटेशन, कोका कोला अपने बाजार को डेमोग्राफिक्स यानी एज और जेंडर के हिसाब से डिवाइड करती है, साइकोग्राफिक्स यानी कि लाइफस्टाइल और वैल्यूज के बेस पर, और जियोग्राफिक फैक्टर्स के आधार पर वो विभाजित करता है। टारगेटिंग, यह विभिन्न प्रोडक्ट्स के साथ विभिन्न सेगमेंट्स को टारगेट करता है। उदाहरण के लिए डाइट कोक इसको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को टारगेट करता है। कोका कोला क्लासिक को ट्रेडिशनल सोडा पीने वालों को टारगेट करता है, और कोक जीरो को कैलोरी मुक्त ऑप्शन की तलाश करने वाले युवा कंज्यूमर्स को टारगेट करता है। पोजिशनिंग, कोका कोला अपने उत्पादों को प्रत्येक सेगमेंट्स की लाइफस्टाइल आकर्षित करने के लिए रखता है। उदाहरण के लिए डाइट कोक को एक हेल्दियर ऑप्शन के रूप में पेश किया जाता है और कोक जीरो को एक आधुनिक आकर्षक ऑप्शन के रूप में पेश किया जाता है। दूसरी कंपनी लेते हैं नाइकी। सेगमेंटेशन, नाइकी बिहेवियरल, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का उपयोग करता है। यह मार्केट को प्रोफेशनल एथलीट्स, फिटनेस के लिए जागरूक और कैजुअल पहनने वालों जैसे लोगों में सेगमेंट करता है। टारगेटिंग, नाइकी प्रत्येक सेगमेंट को अनुरूपित मार्केटिंग अभियानों और प्रोडक्ट लाइनों के साथ टारगेट करता है। उदाहरण के लिए उच्च प्रदर्शन वाले प्रोफेशनल एथलीट्स और कार्यात्मक लेकिन स्टाइलिश एक्टिविटर वाले फिटनेस जागरूक लोगों को टारगेट करता है। तीसरी कंपनी देखते हैं मैकडोनल्ड्स। सेगमेंटेशन, मैकडोनल्ड्स अपने मार्केट को डेमोग्राफिक यानी कि एज और परिवार का आकार इस बेस पर विभाजित करता है। साइकोग्राफिक, इसमें लाइफस्टाइल और वैल्यू के बेस पर, और जियोग्राफिक कारकों के आधार पर विभाजित करता है। टारगेटिंग, यह विभिन्न पेशकशों के साथ विभिन्न सेगमेंट्स को टारगेट करता है। उदाहरण के लिए
यह हैप्पी मील के साथ बच्चों को, वैल्यू मील के साथ परिवारों को और सैलेड और फलों के विकल्पों के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कंज्यूमर को टारगेट करता है। पोजीशनिंग: मैकडॉनल्ड्स खुद को एक परिवार के अनुकूल, सुविधाजनक और सस्ती फूड चेन के रूप में स्थापित करता है। इसकी लगातार ब्रांडिंग और वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी इस स्थिति को और मजबूत करती है। अब चौथी कंपनी देखते हैं, लॉरेल। सेगमेंटेशन: लॉरेल अपने मार्केट को डेमोग्राफिक यानी कि एज, जेंडर और इनकम के आधार पर, साइकोग्राफिक यानी सौंदर्य के प्रति उत्साही और प्रोफेशनल लोगों को, और जियोग्राफिक कारकों के आधार पर विभाजित करता है। टारगेटिंग: यह विभिन्न ब्रांड नामों के तहत उत्पादों को एक श्रृंखला के साथ कई सेगमेंट्स को टारगेट करता है। उदाहरण के लिए लॉरियल पेरिस इसको बड़े पैमाने पर मास मार्केट, लॉरियल प्रोफेशनल को प्रोफेशनल्स लोग और लैक्मे इस प्रोडक्ट को लग्जरी कंज्यूमर्स को टारगेट करता है। पोजीशनिंग: लॉरियल प्रत्येक ब्रांड को अपने टारगेटेड सेगमेंट्स की विशिष्ट रिक्वायरमेंट और प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए रखता है। इसकी टैगलाइन, जो कि आप इसके लायक है, गुणवत्ता और आत्ममूल्य पर जोर देती है। इन कंपनियों ने अलग अलग मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए एसटीपी मॉडल का लाभ उठाया है और अपने ब्रांड का पोजीशनिंग किया है। यदि आप भी अपनी कंपनी को बड़ी कंपनियों की श्रेणी में देखना चाहते हो तो आज से ही अपने कंपनी में एसटीपी मॉडल का यूज करना चालू करो। जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से मार्केट रिसर्च करते हैं, उस मार्केट रिसर्च के आधार पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर आपको सेगमेंटेशन करना चाहिए। फिर कौन सा सेगमेंटेशन आपके लिए अधिक व्यवहार्य है और अधिक प्रॉफिटेबल है, उसको आपको टारगेट करना चाहिए और विशिष्ट कैटेगरी बनाकर और उसको एक इमोशन के साथ जोड़कर अपना पोजीशनिंग बनाना चाहिए। इमोशंस यानी कि फीलिंग्स, जैसे सेफ्टी कार का पोजीशनिंग जब होता है तब लोगों के मन में एक सेफ्टी की फीलिंग आती है। जब लग्जरी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं तो कंज्यूमर्स को एक लग्जरी फीलिंग आती है। जब आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन दिखाते हैं तो लोगों के मन में टेक्नोलॉजी में टॉप रहने की भावना आती है। आपके ब्रांड को देखकर या सुनकर यदि कंज्यूमर्स के मन में कोई फीलिंग्स आती है तो वो होता है आपके ब्रांड का परसेप्शन इमेज, और उसी से बनता है आपके ब्रांड का पोजीशनिंग। इसके बाद में हम देखने वाले हैं मार्केट सेंस होता क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जरा से भी वैल्यू महसूस हुई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एसटीपी मॉडल के संदर्भ में यदि आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं कॉमन सेंस वर्सेस मार्केटिंग सेंस। दोस्तों, हम सबको ये तो पता है कि कॉमन सेंस होता क्या है। कॉमन सेंस अक्सर व्यावहारिक और सीधे सोच को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मार्केटिंग सेंस में एक स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण शामिल होता है जो मार्केट की गतिशीलता, कंज्यूमर मनोविज्ञान और कॉम्पिटिटर की स्थिति को ध्यान में रखता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों, जब हम कोई ऐड देखते हैं तो वो ऐड सीधी तरीके से सोचने से हमें वो ऐड इररिलेवेंट लग सकता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के ऐड में वो हीरो न जाने कहां कहां से उछलता है और कहता है आज कुछ तूफानी करते हैं। तो क्या दोस्तों सचमुच कोई कोल्ड ड्रिंक पीने से ऐसा कुछ तूफानी हो सकता है? लेकिन एज अ कंज्यूमर हम अपने दिमाग को बाजू में रखते हैं और उस ऐड को एंजॉय करते हैं। मतलब कॉमन सेंस का यूज करके हम यदि ऐड बनाते तो वो ऐड काफी बोरिंग सा होता। फिर प्रोडक्ट का परसेप्शन कैसे तैयार होता? मार्केट सेंस को हम एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं, एप्पल की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के साथ। एप्पल ने यदि कॉमन सेंस का यूज किया होता तो वो शायद अब लीडर ना होता, क्योंकि कॉमन सेंस कहता है कि ज्यादा कस्टमर के लिए हमें प्राइस कम रखनी चाहिए, लेकिन एप्पल ने ऐसा नहीं किया। एप्पल ने स्वयं को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। एप्पल की हाई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही वैल्यूएबल लगते हैं और ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। एप्पल का टारगेट सेगमेंट्स का वो पार्ट है जहां पर लोग इनोवेशन, डिज़ाइन और सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। हाई प्राइस मिलने से एप्पल कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा होता है, और मुनाफा होने से एप्पल इनोवेशन, डिज़ाइन और सिक्योरिटी में अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकती है और अपना क्वालिटी अच्छी तरह से बढ़ा सकती है। इस तरह से कंपनियां मार्केट सेंस का उपयोग करके एसटीपी मॉडल में उसे इस्तेमाल करती है और अपने ब्रांड का पोजीशनिंग करके अपने फील्ड में लीडर बनती है। और सबसे ज़रूरी बात, यदि आप अपनी कंपनी को अच्छी तरह से ब्रांड पोजीशनिंग करना चाहते हो तो ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा और एक दिन में भी नहीं होगा।
सालों साल की मेहनत के बाद होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। धन्यवाद।